हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करने वाले हैं टारगेट एसएससी 2025 का जो ये मैंने नया सीरीज़ स्टार्ट किया है उसका क्लास नंबर 8। इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जीके जीएस के विद बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस हम ऑप्शंस को भी बारीकी से एनालिसिस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस हो जीके जीएस के वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका कॉमन बने। एंड अगर आपने ये सेशन एंड ये सीरीज़ एंड तक देख लिया, कंप्लीट किया, तो आपके जीके जीएस के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। एंड इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड योकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? योकर वर्ड जो है वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस स्पोर्ट का टर्मिनोलॉजी है? स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, तो आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद क्रिकेट। योकर इज एसोसिएटेड टर्म विद क्रिकेट। इसी के साथ साथ हम क्रिकेट के कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में एंड अदर NTPC रेलवे के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इट इंक्लूड्स दैट बैट, क्रीपर, डीप, स्ट्राइक रेट, कट, डकवर्थ लेविस मेथड, DLM ये पूछा जाता है। LBW ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? क्रिकेट। इस तरीके से ये सब इंपॉर्टेंट है। पावर प्ले कहाँ पे होता है एंड व्हाट इज पावर प्ले, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। व्हाट इज पावर प्ले आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। हैट्रिक ये सभी क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड टर्म्स है। Which of the following Indian playback singers received भारत रत्न in 2001? भारत रत्न 2001 में रिसीव करने वाले इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है? भारत रत्न। किस ईयर भारत रत्न इनिशिएट हुआ था वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। 2001 में किस सिंगर को मिला था? फॉलोइंग ऑप्शंस में से आप पिक्चर देख सकते हैं। शी इज लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को मिला था 2001 में भारत रत्न। शी इज नेम स्वर कोकिला। शी इज ऑल्सो फेमस स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला किस लेडी का नेम है या तो फिर किस सिंगर का नेम है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। लता मंगेशकर। एंड इनका डेथ हुआ है 2022 में। उसके बाद इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। Which of the following cricket players wrote the autobiography A Century Is Not Enough? A Century Is Not Enough किसका ऑटोबायोग्राफी है? पिक्चर देख के आप बता सकते हैं। द फेमस क्रिकेट प्लेयर सौरव गांगुली जी का ऑटोबायोग्राफी है। क्या है नेम? देन A Century Is Not Enough। इसी के साथ साथ हम और दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ दैट इज़ युवराज सिंह एंड सचिन तेंदुलकर जी का ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। सो व्हाट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ युवराज सिंह? देन इट इज़ द टेस्ट ऑफ माई क्रिकेट, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। एंड सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी क्या है? देन प्लेइंग इट माई वे। ये दोनों क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, आप लोग ध्यान दीजिए। एंड युवराज सिंह का सिर्फ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बोल के भी आता है, फुल नहीं आने से भी नेम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, देन युवराज सिंह। इन विच सिटी इज इंडिया गेट सिचुएटेड? इंडिया गेट किस सिटी में सिचुएटेड है? देन करेक्ट आंसर इज दिल्ली में सिचुएटेड है इंडिया गेट। वहीं पे अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए देन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दिल्ली। इसी के साथ साथ हम इंडिया गेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। इट वॉज बिल्ट इन 1931। डिज़ाइनर या तो फिर आर्किटेक्ट कौन थे इंडिया गेट के? देन एडविन लुटियंस। इन्होंने हमारे ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी डिज़ाइन किया था। हमारा जो इंडिया गेट है वो किस मॉन्यूमेंट से इंस्पायर्ड है? देन आर्क द ट्रियम्फ इस मॉन्यूमेंट से इंस्पायर्ड है। लोकेटेड नियर द राजपथ। राजपथ का नेम अभी रीनेम क्या किया गया था? देन कर्तव्य पथ। ये भी क्वेश्चंस बना है पिछले साल, तो आप ध्यान दीजिए। देन इसी के साथ साथ एक और कंस्ट्रक्शन हुआ था इंडिया गेट के साथ साथ। आपका कौन सा मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट हुआ था? देन अमर जवान ज्योति मेमोरियल, ये भी कंस्ट्रक्ट किया गया था अलॉन्ग विद द इंडिया गेट कंटेम्परेरी पीरियड में। इस तरीके से पूछा जाता है। एंड गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। Who authored the book Poverty and Un-British Rule in India in 1901? 1901 में ये बुक लिखा गया था Poverty and Un-British Rule in India बाय दादा भाई नारोजी। इसमें इन्होंने हमारे इंडिया के ऑफ दैट टाइम इनकम को, नेशनल इनकम को फर्स्ट टाइम के लिए मेंशन किया था। एंड इस बुक को इंस्पायर किया था, इसी बुक में मेंशन था वेल्थ ऑफ नेशंस, ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस थियोरी। इसी बुक में मेंशन था, किसने दिया था? देन दादा भाई नारोजी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दादा भाई नारोजी।
इसी के साथ साथ इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पार्सीज, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया पहले भी पूछा गया है। द पॉवर्टी ऑफ इंडिया आप लोग ध्यान रखिए। हमारे दादा भाई नारोजी जो है उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। इंडियन ग्लेडस्टोन, हु इज नोन एज इंडियन ग्लेडस्टोन, देन दादा भाई नारोजी, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देखिए। देन इन्होंने फाउंड किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी जो है इन्होंने प्रपोज किया था किस ईयर में, देन 1867 में दादा भाई नारोजी ने दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी। फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वाज मेड बाय दादा भाई नारोजी। और हमारा जो 1867-68 में नेशनल इनकम था, पर कैपिटा इनकम कितना था ये भी पूछा जाता है, ₹20, एंड नेशनल इनकम कितना था, 340 करोड़। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है, अदरवाइज मैं इंक्लूड नहीं करती। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, लेकिन मैंने जो इस पीपीटी में इंक्लूड किया है सारे के सारे रेलेवेंस पॉइंट है एंड एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस है। तो आप लोग स्किप मत कीजिए, ध्यान से इन सभी पॉइंट्स को बारीकी से याद कर लीजिए। The efforts of Malayalam poet Vallathol Narayan Menon and dancer Guru Kalyanakutty Amma brought back and gave a new life to the dance form Dash। ये जो डांसर है दैट इज कल्याणीकुट्टी अम्मा एंड नारायण मेनन, ये दोनों किस डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, देन मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, इन दोनों नेम्स को आप लोग याद रखिए, एसोसिएटेड विद मोहिनीअट्टम। वेयर वॉज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है 1906 में फॉर्म हुआ था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, कहाँ पे फॉर्म हुआ था, देन ढाका बांग्लादेश में फॉर्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ढाका। इसी के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसने फाउंड किया था, देन ख्वाजा सलीमुल्लाह ने फाउंड किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ऑन 30 दिसंबर 1906। इसको फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, आगा खान थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, आगा खान थर्ड, एंड उसके बाद प्रेसिडेंट कौन हुए, देन सुल्तान मोहम्मद शाह। मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन कब किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, देन 1913 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिए। देन इसी के साथ साथ जो कम्युनल आइडिया था, मुस्लिम्स वांट अ सेपरेट नेशन, दैट इज़ जिसके वजह से आज पाकिस्तान जो नेशन है वो फॉर्म हुआ, वो फर्स्ट टाइम के लिए किसने दिया था, देन सैयद अहमद खान। ये एक फिलोसोफर एंड मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी फाउंडेशन रखा था। इन्होंने मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन, इस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल इथोस में फर्स्ट टाइम के लिए कम्युनल आइडिया दिया था। एंड सेपरेट मुस्लिम नेशन को फर्स्ट टाइम के लिए वॉइस किसने किया था, दैट इज़ चाहिए, ये आवाज़ किसने उठाया था, मोहम्मद इकबाल ने उठाया था। फर्स्ट टाइम के लिए आइडिया किसने दिया था, सर सैयद अहमद खान, लेकिन इसी को आवाज़ किसने दिया था, देन मोहम्मद इकबाल। Which of the following writers wrote autobiography Truth, Love and a Little Malice? Truth, Love and a Little Malice is the autobiography of खुशवंत सिंह। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है खुशवंत सिंह। एंड इसी के साथ साथ इनके कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। द वॉइस ऑफ गॉड, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली अ नॉवल, द कंपनी ऑफ वुमेन, व्हाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये सभी पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिए। The Pradhan Mantri Mudra Yojana scheme provides loan up to dash to the non-corporate, non-small firm and micro entrepreneurs। मुद्रा स्कीम जो है, मुद्रा का पिछले बार फुल फॉर्म पूछा गया था, इसमें लोन्स प्रोवाइड किया जाता है जो नॉन फॉर्म एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नॉन कॉर्पोरेट, दैट इज़ जिनका जॉब नहीं होता, जो खुद सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको कितने तक का लोन दिया जाता है, देन 10 लाख तक का। एंड इसी को 2024 के बजट में 20 लाख तक इंक्रीज़ किया है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग 10 लाख था, अभी अगर पूछा देन इट इज़ 20 लाख। मुद्रा लोन का, मुद्रा लोन स्कीम का जो अपर लिमिट है 20 लाख कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10 लाख। एंड इसी के साथ साथ मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड जो मुद्रा स्कीम है उसके अकॉर्डिंग टू लोन अमाउंट 3 टाइप्स के हैं। शिशु दैट इज़ 50,000 का तक लोन कवर करता है। किशोर ये 50,000 से 5 लाख तक का लोन कवर करता है। तरुण 5 लाख टू 10 लाख। शिशु, किशोर, तरुण ये किसके साथ एसोसिएटेड है, देन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। What is the primary cause
for the highest precipitation in India. Highest precipitation in India, that is rainfall. किसके वजह से होता है? Then साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से होता है. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया साउथ वेस्ट मॉनसून. साउथ वेस्ट मॉनसून मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होके हमारे वेस्टर्न घाट्स को हिट करता है. केरला को सबसे पहले हिट करता है इन द मंथ ऑफ जून एंड उसके बाद पूरे इंडिया में फैल जाता है. नॉर्थ ईस्ट मॉनसून किस रिट्रीटिंग मॉनसून जिसे कहा जाता है, या तो फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून किस स्टेट को सबसे ज़्यादा रिट्रीटिंग मॉनसून का रेनफॉल रिसीव करता है? देन तमिलनाडु इज़ द स्टेट. एंड सबसे पहले साउथ वेस्ट मॉनसून किस स्टेट को हिट करता है? केरला. ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखिए. एंड किसके वजह से सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है? देन साउथ वेस्ट मॉनसून. ये देखिए, ये पॉइंट्स भी मैंने मेंशन कर दिया है. फर्स्ट स्टेट टू रिसीव साउथ वेस्ट मॉनसून इज केरला. एंड किस डेट को रिसीव करता है? देन 1 जून को रिसीव करता है. 1 जून से 5 जून के बीच में रिसीव कर लेता है एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक 5 जून तक पहुंच जाता है. उसके बाद एंटायर कंट्री को जुलाई 8 तक कवर करता है साउथ वेस्ट मॉनसून. एंड ये 2 ब्रांचेस में होते हैं हमारे जो मॉनसून विंड्स होते हैं. एक साउथ वेस्ट मॉनसून दैट इज अरबियन सी ब्रांच एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून दैट इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच. लास्ट स्टेट कौन सा है जो साउथ वेस्ट मॉनसून रिसीव करता है? देन पंजाब. बिकॉज ये हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वेस्टर्न इंडिया से घुस के ईस्टर्न होके एंड देन इट कम्स टू वेस्ट. वेस्टर्न दैट इज साउथ वेस्टर्न से रिसीव होता है, देन इट गोज टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, देन नॉर्दर्न इंडिया एंड देन द वेस्ट. तो पंजाब बिकम्स द लास्ट स्टेट. The Dash maestros who revived the art form in the late 1940s include केलुचरण महापात्रा and रघुनाथ दत्त. केलुचरण महापात्रा एंड रघुनाथ दत्त किस डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है एंड इस आर्ट फॉर्म को रिवाइव किया था इन्होंने लेट 1940s में? देन बोथ आर वेरी फेमस ओडिशी डांसर्स. तो आप लोग याद रखिए केलुचरण महापात्रा एंड रघुनाथ दत्त, इन दोनों का नेम एसोसिएटेड विद ओडिशी डांस फॉर्म. ओडिशी डांस फॉर्म को किस डांस स्टाइल से लिया गया था? देन ओधरा मगधा. ओधरा मगधा किस स्टेट का डांस फॉर्म है? देन ओडिशा. एंड इसमें जो डांसर्स होते हैं या तो फिर चीफ रिपोजिटरीज होते हैं ओडिशी डांस के, उनको महरीज कहा जाता है. ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है. दे वेर कॉल्ड टेम्पल डांसर्स. गोटीपुआ कौन है? गोटीपुआ जो ओडिशी डांस फॉर्म करते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़की सज के, दैट इज दे टेक द फॉर्म ऑफ गर्ल्स और दे इम्पर्सनेट देमसेल्व्स एज गर्ल्स. द बॉयज आर नोन एज गोटीपुआ इन द ओडिशी डांस. एंड इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आप लोग याद रखिए. पखावज, तबला, वायलिन, वुडविंड, सितार, सिम्बल, हारमोनियम एंड स्वरमंडल, ये सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है ओडिशी डांस फॉर्म के. तो आप लोग याद रखिए, सिंस ये क्लासिकल डांस है एंड इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं जब क्वेश्चंस को टफ करना होता है. गोटीपुआ का क्वेश्चन भी पहले आ चुका है. ये सभी पॉइंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं तो मैंने ऐड कर दिया, आप लोग ध्यान दीजिए. फेमस एपिक्स रिलेटेड टू ओडिशी डांस, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो ओडिशी डांस के साथ एसोसिएटेड है. देन अभिनय दर्पण किसने लिखा था? जदुनाथ सिन्हा. अभिनय चंद्रिका किसने लिखा था? राजमणि पात्रा. अभिनय चंद्रिका किसने लिखा था? देन अगेन महेश्वर महापात्रा. एंड गीता गोविंदा जो जयदेव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में. ये भी ओडिशी डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है. तो ये सभी बुक्स याद रखिए, इनके ऑथर्स पूछे जाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में है जयदेव का गीता गोविंदा. Which of the following is true about disposable income and personal income? सबसे पहले disposable income and personal income होता क्या है? पर्सनल इनकम, एक इंडिविजुअल जितना इनकम अर्न करते हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट सोर्सेज, वो हो जाता है पर्सनल इनकम. ए पर्सनस इनकम फ्रॉम एवरी सोर्स. एंड उसी में जब टैक्स एंड ऑल एक्सपेंसेस होते हैं उनको डिडक्ट करने के बाद जो इनकम बचता है वो होता है डिस्पोजेबल इनकम, जिसको इंडिविजुअल खर्चा करते हैं आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस एंड इंटरेस्ट. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? हाउ इज डिस्पोजेबल इनकम रिलेटेड टू पर्सनल इनकम? इज इक्वल टू पर्सनल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम इक्वल नहीं होता है बिकॉज इसमें टैक्स एंड ऑल डिडक्ट करने के बाद होता है, तो इट इज़ ऑलवेज लेस देन पर्सनल इनकम. ये हो गया करेक्ट पॉइंट. ग्रेटर किसी हाल में नहीं हो सकता एंड ग्रेटर और लेस नहीं हो सकता बिकॉज टैक्सेस एंड डिडक्शंस लगने के बाद हमेशा इनकम कम जाएगा बिकॉज ये आप अपने इनकम से पे कर देंगे. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज लेस देन पर्सनल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम को डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ द इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस. इसका फॉर्मूला हम एक बार देख लेते हैं. पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल करंट टैक्सेस इज डिस्पोजेबल इनकम.
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री है जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हीट रिलीज़ किया जाता है या तो फिर हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे कहा जाता है कैलोरीमेट्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज कैलोरीमेट्री? देन कैलोरीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। By knowing the change in heat, it can be known it is एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जब हीट रिलीज किया जाता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जब हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैलोरीमेट्री जो है ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? देन कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल फॉलो करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो इसी लॉ के अंडर चलता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग जितना एक बॉडी हीट लॉस करता है वो अनदर बॉडी गेन कर लेता है, दैट इज जो हॉट बॉडी होता है वो हीट रिलीज करता है एंड उसका जो हीट रिलीज होता है, जितना हीट वो लॉस करता है वो कोई अनदर कोल्ड बॉडी गेन कर लेता है, दैट इज रिसीव कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। ये है प्रिंसिपल या तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर पूरा यूनिवर्स चलता है एंड द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ऑल्सो फॉलोज दिस लॉ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग ध्यान दीजिए। कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला क्या है? देन कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला है Q इक्वल टू MC डेल्टा T। Q क्या है? देन Q इज़ द हीट इवॉल्व, दैट इज कैलोरीमेट्री के प्रोसेस में कितना हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुआ। M मतलब मास, C इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा T इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा हम चेंज के लिए डिनोट करते हैं, ये भी आप सबको पता होगा। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड थैंक यू।